Hello guys, welcome to Rudy's channel. So today we gonna do foreign exchange management non-debt instrument tools 2019 में जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उसका क्विक रिविजन इन अ वेरी शॉर्ट कैप्सूल वे. So yeah, let's get started from here. That's how we gonna start. So what does it say? Focus. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019. इसको फुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको फेम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 पढ़ूंगी ताकि क्विक रिविजन हो. सो फर्स्टली व्हाट डज इट से, वी कैन सी हियर. फर्स्टली व्हाट डज इट से, कोई इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट सबको ही पता है, इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है. इंस्ट्रूमेंट है दो टाइप का हो सकता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एक नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगा. नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा. ठीक है, तो इसके हिस्ट्री में ना जाते हुए, इंस्ट्रूमेंट है, डेट है तो रेगुलेट करेगा आरबीआई. नॉन डेट है तो इंस्ट्रूमेंट करेगा गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में कौन सा गवर्नमेंट? फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. अच्छा, अभी ये क्यों आरबीआई रेगुलेट कर रहा है और ये गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट कर रहा है? तो डेट रिलेटेड मतलब सारा पैसे रिलेटेड हो गया. नॉन डेट मतलब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, फॉरेन का जो भी पर्सन है इक्विटी में एफडीआई लाना चाह रहा है, तो वो गवर्नमेंट देखने के, तो गवर्नमेंट ने बोला वो सब मैं देख लूँगा, आप सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो संभालिए. अच्छा, ये जो नॉन डेट रिलेटेड में भी है ना, मैनर ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड रिपोर्टिंग, मतलब कि पैसे कैसे मिलेंगे, मैनर ऑफ रिसीविंग पेमेंट, मैनर ऑफ पेइंग द पेमेंट, ये सब कौन देखेगा? ये सब अगेन देखेगा आरबीआई. तो इसके लिए बताया डेट वाला रहेगा तो फेम डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019. रेगुलेशन क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि ये रेगुलेट किया है आरबीआई ने. फेम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स क्यों बोला है? क्योंकि ये रेगुलेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, वट एवर यू कैन से, हुआ तो गवर्नमेंट ही, तो इसलिए रूल्स दे दिया है. अगेन आरबीआई कर रहा है तो यहाँ पे रेगुलेशन आ जाएगा. 2019 में ये हुआ है फेम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 का, इसे सब जगह 19 आ गया. फेम मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 19, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट बताने वाला है आरबीआई. तो ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है. इसके बाद अगेन इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के हुए. डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए. अच्छा, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? पहली बात तो ये तुमको समझना पड़ेगा, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या. तो इसी में बताया गया कि डेट इंस्ट्रूमेंट अंडर एफडीआई किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए. डेट पहली बात तो नॉन डेट मतलब हो गया इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो. डेट मतलब कि गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब ये आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है. इफ़ यू ऑल सी गवर्नमेंट बॉन्ड, इक्विटी पे आपको इंटरेस्ट ना मिलके डिविडेंड मिलता है, तो वो डेट और ओन फंड एंड डेट फंड में डिफ्रेंशिएट करना इजी होता है. गवर्नमेंट फंड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, बोरिंग बाय इंडियन फर्म्स टू लोन्स, लोन ले रहे हो, बॉन्ड्स ले रहे हो. यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड विथ लेस देन 50% इन इक्विटी, मतलब यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी इसमें आएगा, लेकिन उसका जो इक्विटी है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो म्यूचुअल फंड, उसका 50% से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विटी में. डिपॉजिटरी रिसीट हुज अंडरलाइंग सिक्योरिटीज आर, मतलब कि कुछ भी ले लो आप, डिपॉजिटरी रिसीट ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, बोरिंग्स ले लो, लोन्स ले लो, बॉन्ड्स ले लो, सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर ले लो, विच आर नॉट इक्विटी ट्रांस, मतलब इक्विटी से रिलेटेड तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट में डालोगे नहीं. बॉन्ड हो गया, बोरिंग हो गया, म्यूचुअल फंड का यूनिट हो गया, प्रोवाइडेड 50% से कम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड का. यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विच, जो म्यूचुअल फंड जिसका 50% से कम इन्वेस्टमेंट है. डिपॉजिटरी रिसिट जिसका अंडरलाइंग एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट में. स्ट्रक्चर सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर जो विच आर नॉट इक्विटी ट्रांस, मतलब जो इक्विटी में नहीं है. तो ये हो गए आपके डेट इंस्ट्रूमेंट. नाउ व्हाट आर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट? सो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में अपना आ जाएगा यहाँ पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. इफ़ यू ऑल कैन सी, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में अपना आ गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, कैसा भी हो चलेगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. कैपिटल पार्टिसिपेशन इन एलएलपी. गाइज, आप कैपिटल पार्टिसिपेशन दे रहे हो, आप कैपिटल पार्टिसिपेशन अगर आप कर रहे हो तो वो डेट कैसे हुआ? पार्टिसिपेट कर रहे हो कैपिटल में, कभी ना कभी आपको उसमें से मिलना है, डेट कहाँ से हुआ? सो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल पार्टिसिपेशन इन एलएलपी. अगेन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप 50 विच इन्वेस्ट मोर देन, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 50% से ज़्यादा हो, वो होगा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट.
फिर आ गया आपका ऑल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय एफडीआई पॉलिसी। ओके, एफडीआई जो भी बोल रहा है, जो भी रिकॉग्नाइज कर रहा है एफडीआई नॉन एज अ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, उसको भी मान लिया। कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, ट्रस्ट में आप कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो नॉन डेट में आएगा, डेट में नहीं आएगा, पहली चीज़। डिपॉजिटरी रिसीट अगेंस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सी डिपॉजिटरी रिसीट वहाँ भी था, अगेन डेट इंस्ट्रूमेंट था, डिपॉजिटरी रिसीट यहाँ पे भी है अगेंस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टमेंट इनटू यूनिट्स ऑफ एआईएफ रीट्स एंड आईआईएफ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आप कुछ कर रहे हो, रियल एस्टेट में कुछ कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उसका एज अ डिविडेंड, एज अ रिटर्न ये सब मिलता है। डेट में क्या होता है, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आपको रिटर्न्स नहीं मिलता है, उसमें रिटर्न्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो ये मॉड्यूल में दिया हुआ है, इसको मैं बहुत ही वाइड फॉर्म में बता रही हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ वी वुड मूव ahead with this one. I hope you all able to see that. What is this? This is overview of FEM non-debt instrument rules 2019. So basically ये जो FEM non-debt instrument है ना, ये वाला FEM non-debt instrument, ये 9 chapters में divided है। Can you all see this one? 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 बोलता है प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी मतलब जो भी डेफिनेशन वगैरह आ रहे हैं। चैप्टर 2 बोल रहा है जनरल कंडीशन। चैप्टर 3 बोल रहा है इन्वेस्टमेंट बाय पीआरओआई, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करेगा पीआरओआई वो कहाँ कवर्ड है, चैप्टर 3 में कवर्ड है। चैप्टर 4 में कवर्ड है इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेगा वो किधर रहेगा, 4 में रहेगा। 5 में रहेगा इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई। ओके, डिफरेंस देख लो, पीआरओआई है तो तीसरा, एफपीआई है तो चौथा, पांचवा आ गया अपना हिंदुस्तानी एनआरआई, छठवा आ गया अदर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, फिर सातवां आ गया एफवीसीआई। व्हाट इज एफवीसीआई? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। हम लोग देखेंगे डिटेल में क्या होता है, सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। जनरल प्रोविजन हो गए। 9th में एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये ओवरव्यू ऑफ फेम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, बेसिकली इफ यू सी 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सो नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना डू वन बाय वन। इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई, ये कौन सा चैप्टर था? इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ये चैप्टर 3 है। इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस, चैप्टर 4 है, आई एम सो सॉरी, चैप्टर 4 है। राइट, सो चैप्टर 4 में क्या बोल रहा है अभी ये? चैप्टर 4 यहाँ पे लिख देते हैं, चैप्टर 4, ठीक है। सो अभी ये चैप्टर 4 में क्या बोल रहा है, ये मैंने इसको बहुत ही शॉर्टकट वे में किया है। सो आई होप दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। विल गो वन बाय वन। ओके, सो चैप्टर 4 में क्या बोल रहा है? परचेज और सेल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, इसके ना स्केड्यूल्स भी है, हर चैप्टर के स्केड्यूल होते, तो इसके भी स्केड्यूल है। तो स्केड्यूल 1 मतलब इन्वेस्टमेंट बाय पीआरओआई, राइट, इन्वेस्टमेंट बाय पीआरओआई, उसका चैप्टर क्या है, स्केड्यूल का क्या है, वो अलग अलग में दिया हुआ है। हम लोग इसको ना इजी कर देते आपके लिए, चैप्टर वाइज यहाँ पे लिख देते किसका क्या चैप्टर है। सो एक साथ पढ़ने में आपको इजी होगा, राइट। सो स्केड्यूल 1, इधर चैप्टर्स थे हमारे, यहाँ पे हमारे चैप्टर, यहाँ पे हमारा स्केड्यूल। सो चैप्टर 1 क्या है आप देख सकते हो। मुझे चैप्टर 1 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट बाय पीआरओआई। तो इन्वेस्टमेंट बाय पीआरओआई कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे। तो चैप्टर क्या है? चैप्टर 3, यहाँ पे लिख दो चैप्टर 3। एफपीआई का कौन सा है? चैप्टर 4 है, तो लिख दिया चैप्टर 4। स्केड्यूल 3 एनआरआई, इसका है चैप्टर 5, लिख दिया। एनआरआई ओसीआ, इसका है चैप्टर 6। और स्केड्यूल अदर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, उसका है 6। सॉरी, आई थिंक वी हैव मिस्टेकन समवेयर। सो ये 3 है, एफपीआई इज़ 4, एनआरआई इज़ 5। अच्छा, ये दोनों सेम है, इसका स्केड्यूल अलग है, ये 5 ही है दोनों, और ये हो गया 6, राइट। सो स्केड्यूल 1 में बोल रहा है इन्वेस्टमेंट बाय पीआरओआई, स्केड्यूल 2 में बोल रहा है एफपीआई, स्केड्यूल 3 में बोल रहा है एनआरआई ओसीआ ऑन रीपार्टेबल बेसिस, एनआरआई ओसीआ ऑन नॉन रीपार्टेबल बेसिस, अदर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर। ये हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं, मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ ताकि ईजी हो जब आप आगे के लिए पढ़ो, ठीक है। तो अभी देखते हैं परचेज और सेल ऑफ, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई कर रहे हैं। तो एफपीआई क्या करता है? परचेज और सेल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अभी जो एफपीआई है, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसको परचेज, खरीदना है, बेचना है इक्विटी में। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमने क्या पढ़ा?
एफपीआई के लिए टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ होगा, शेड्यूल 2 में होगा, चैप्टर 4 में होगा। चैप्टर 4 हमने ऊपर लिख दिया है, शेड्यूल 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि टर्म्स एंड कंडीशन एफपीआई जो है वो कौन सा फॉलो करेगा, तो चैप्टर शेड्यूल 2 का फॉलो करेगा, चैप्टर 4। तो 31 मार्च 2020 पहले क्या था, कोविड आने के पहले, इसको ऐसे ले लो, कोविड आने के पहले क्या था कि इंडिविजुअल एफपीआई टोटल होल्डिंग शेल बी लेस देन 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। मतलब इंडिविजुअल लिमिट एफपीआई की 10% थी। इफ़ यू ऑल कैन सी दिस हियर, इफ़ यू ऑल कैन रीड दिस ऑल्सो फॉर योर ओन बेनिफिट। तो इंडिविजुअल लिमिट क्या थी, इंडिविजुअल लिमिट थी 10% और एग्रीगेट लिमिट क्या थी, एग्रीगेट लिमिट थी 24%। हियर वी कैन सी दैट Schedule T, before 31st March 2020 each FPI total holding shall be less than, मतलब पहले था कि total holding आपका कम होना चाहिए 10% से of total equity paid up capital, और यहाँ पे था अगर आपका aggregate FPI है तो it shall be less than 24% of total equity capital which can be seen here। लेकिन beyond 1st April के बाद क्या हुआ, मतलब 1st April 2020 के बाद क्या हुआ, इंडिविजुअल एफपीआई का टोटल होल्डिंग शेल बी लेस देन 10% ऑफ, वो सेम है, ठीक है। ये मैंने ना खुद के बेनिफिट के लिए दिया था, ये आप लोग भी कॉपी कर सकते हो इफ़ यू वांट। ये मॉड्यूल में ऐसा है और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और ये हर जगह आगे काम आने वाली है, सो यू कैन ऑल्सो रीड दैट। इंडिविजुअल एफपीआई का टोटल होल्डिंग 10% से कम होना चाहिए ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ डाइल्यूटेड फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, और लेस देन 10% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर वारंट इशूड बाय इंडियन कंपनी। ये रट्टा फाई वाली चीज़ है, इसको नहीं लर्न किया तो चलेगा। लेस देन 10% होना चाहिए, और एग्रीगेट जो है ना शेल बी एज पर सेक्टरल कैप एप्लीकेबल। हर सेक्टर के लिए ना कैप दिया है इंस्टीट्यूट ने, सॉरी नॉट इंस्टीट्यूट ने बट गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने, कि इसका है ना तो 49%, इसका है ना तो 100%, इसका है ना तो 74%, इसका है ना तो 100%। तो वो एज पर सेक्टरल कैप के हिसाब से अप्लीकेबल होगा। अब ये नहीं है कि 24 से कम होना चाहिए, तो अब सेक्टरल कैप के हिसाब से होगा। अच्छा, ये जो लिमिट है ना सेक्टरल कैप वाली, वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, बट सेक्टरल कैप से ज़्यादा नहीं, उतने तक के, मतलब देखो यहाँ बोला लिमिट कैन बी डिक्रीज टू और इंक्रीज अप टू एज वेल, जितना होगा। तो लिमिट डिक्रीज कैन बी इंक्रीज, मतलब क्या, मतलब ये कि आपने 49% तक आप कर सकते हैं, आपने 49 नहीं किया, आपने 34 कर दिया, आपको वापस इंक्रीज करना है। कैन यू डू दैट? येस। क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। इंडियन कंपनी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन कंपनी कैन नॉट रिड्यूस टू लोअर थ्रेशोल्ड। एक बार आपने ऊपर कर दिया 49 के 49, आप नीचे नहीं कर सकते, लोअर थ्रेशोल्ड पे नहीं जा सकते। एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर में एफपीआई अलाउड है बट मैक्सिमम एग्रीगेट लिमिट टू 24%। एफडीआई का प्रोहिबिटेड सेक्टर कौन सा है, कोई बता सकता है यहाँ पे एफडीआई का प्रोहिबिटेड सेक्टर कौन सा है? सो एफडीआई में भी कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। वेट, लेट मी जस्ट शो यू। So these are the FDI का prohibited sector: lottery business, gambling and battery, casinos, cheat funds, the company, trading in transferable development right, real estate business, cigarettes ले रहे हो, energy, railways, sectors prohibited by private company। तो ये वाले जो है ना, यहाँ पे आप FDI नहीं ला सकते, बट क्या आप यहाँ पे FPI ला सकते हो? ला सकते हैं। कितना? मैक्सिमम कितना? 24%। सो FDI प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में FPI अलाउड है बट मैक्सिमम एग्रीगेट लिमिट आप कितना कर सकते हो? 24%। नाउ द अदर क्वेश्चन इज कि जो एक एफपीआई है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, अगर उसको इक्विटी में के अलावा वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, वहाँ कर लो। एआईएफ का कैटेगरी 3 है, उधर कर लो। यूनिट्स ऑफ रीच, यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम वही चीज़ें बार बार आएंगी। ऑन रिपार्ट्रिएशन बेसिस सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड बाय सेबी। रिपार्ट्रिएशन क्या होता है, नॉन रिपार्ट्रिएशन क्या होता है? रिपार्ट्रिएशन मतलब आपने इंडिया की जो लक्ष्मी है वो इंडिया में लक्ष्मी लाई, फिर दोबारा लेके चली गई। नॉन रिपार्टेशन बेसिस का मतलब क्या होता है? इंडिया में लक्ष्मी आया, इंडिया में ही छोड़ दिया, दैट इज़ नॉन रिपार्टेशन। तो ये जो है वो रिपार्टेशन बेसिस पे एक एफपीआई कर सकता है। अदर देन इक्विटी में भी वो कहाँ कर सकता है? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, एआईएफ, यूनिट्स ऑफ रीच एंड यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? अब यहाँ पे बोल रहा है कि एफपीआई अगर एफपीआई परचेज, होल्ड और सोल्ड करती है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ देखना पड़ेगा? शेड्यूल 10, वो एकदम एंड में देखेंगे हम लोग।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि FPI इन्वेस्टिंग इन ब्रीच ऑफ लिमिट, FPI को बोला कि भाई तू 10% कर सकता है ना, इधर तू सेक्टरल कैप तक कर रहा है, बोला नहीं सेक्टरल कैप तक नहीं करेंगे हम लोग, तो जाएंगे 100%। कैन ही डू सो, कर तो सकता है, कर भी दिया तो क्या करना पड़ेगा, वो अगर उसने कर दिया FPI ने, तो हम मानेंगे कि वो FPI नहीं बल्कि अब FDI हो गया, ठीक है। पहली चीज़ तो वो कर नहीं सकता, कर रहा है मतलब ब्रीच कर रहा है, कर तो सकता ही है, ब्रीच करके तो कोई कुछ भी कर सकता है, कर दिया उसने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 49 था 50 पे चला गया, 5 दिन का टाइम दे रहे, 5 ट्रेडिंग डेज का, उसको डाइवेस्ट करना पड़ेगा, शेयर डाइवेस्ट द होल्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग 5 दिन के अंदर अंदर कर दो। अगर नहीं किया तो हम मानेंगे कि वो FDI था, ठीक है। रूल 11 क्या बोल रहा है, रूल 11 बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर पहला ये आता है परचेज और सेल, रूल 10 है परचेज और सेल, और यहाँ पे क्या है रूल 11 ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय FPI। कैन ही ट्रांसफर, ऑफ कोर्स ही कैन, एज पर प्रिस्क्राइब शेड्यूल, एज पर सेबी जो बोलेगा वही करना है। नेक्स्ट बोल रहा है कैन FPI ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल और गिफ्ट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू PROI, ठीक है। FPI कौन हुआ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। तो कर सकता है क्या, इसका एग्जांपल लेते हैं, कैन FPI ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल और गिफ्ट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू PROI। एक FPI है, FPI में किसको ले लिया हमने, बिल गेट्स को ले लिया, BG, ठीक है। अब BG बोल रहा है कि मुझे सेल करना है, ठीक है, या फिर मुझे गिफ्ट देना है, इंस्ट्रूमेंट जो भी है हमने जो भी होल्ड किया हुआ है वो किसको देना है, PROI को देना है। PROI कौन हुआ, PROI हो गया लेट्स से सेलिना गोम्स को देना है, सेलिना गोम्स को देना है। कैन ही डू सो, ही कैन, यस ही कैन डू सो। तो BG जो है, बिल गेट्स जो है सेलिना गोम्स को बेच सकता है या गिफ्ट दे सकता है, प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड क्या है यहाँ पे, सेक्टर्स विच रिक्वायर प्रायर, मतलब जो सेक्टर जिसमें प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लगता है, तो आप पहले अप्रूवल ले लो, ठीक है, अप्रूवल ले लो। अगर ब्रीच किया आपने एग्रीगेट FPI सेक्टरल लिमिट, आपने ब्रीच किया, ब्रीच किया तो वही हो गया सेम 5 वर्किंग डेज वाला, एंड नहीं हुआ तो FDI मान लेंगे हम उसको, आप FPI के बदले। तो ब्रीच नहीं करना है, ब्रीच किया तो फिर आपका वही है कि आप 5 डेज में वापस से जो था आपका सेक्टरल लिमिट वहाँ तक लेके आओ, या तो फिर हम उसको FDI मान लेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय FPI। FPI कौन, BG, किसको दे रहा है, सेलिना गोम्स को दे रहा है, PROI को दे रहा है। क्या वो दे सकता है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, प्रोवाइडेड उसको अगर सेक्टरल कैप वाला परमिशन है तो परमिशन लेना पड़ेगा, और ब्रीच कर रहा है तो उसको वही जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है FPI में परचेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी थ्रू, FPI है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, FPI है, क्या वो परचेज कर सकता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी, क्या वो परचेज कर सकता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी। अगर कर सकता है तो कर सकता है, पहली चीज़ कैसे कर सकता है, पब्लिक ऑफर से कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकता है। पब्लिक ऑफर में हम जो प्राइस इशू कर रहे हैं PROI को, शेल नॉट बी, PROI नहीं FPI ले लेते, प्राइस इशूड शेल नॉट बी लेस देन द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड। जो आप रेसिडेंट को दे रहे हो, जो आप नागरिक को दे रहे हो अपने देश के, वही आपको देना पड़ेगा FPI को। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो प्राइस नॉट लेस देन प्राइस अराइव्ड इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस, सभी जो बोल रहा है वो करो, या फिर फेयर प्राइस एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो भी मेथोडोलॉजी होगा, जो भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होगा, ड्यूली सर्टिफाइड बाय मर्चेंट बैंकर CA एंड PCMA CMA कॉस्ट अकाउंटेंट, सो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट रजिस्टर्ड विद सभी। क्या बोल रहा है, क्या अगर आप इक्विटी में इंस्ट्रूमेंट FPI में परचेज, क्या FPI परचेज कर सकता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कर सकता है, इसीलिए तो चैप्टर चल रहा है। कैसे कर सकता है, पब्लिक से कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट से करता है। पब्लिक प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर दे रहे हो तो जो आप अपने नागरिक को दे रहे हो वही उसको भी दोगे FPI को। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो जो सभी बोलेगा वो करो, या फिर इंटरनेशनली मेथोडोलॉजी एंड वैल्यूएशन बेसिस पे फेयर प्राइस जो आ रहा है आपके शेयर का वो आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो सर्टिफाइड होना चाहिए मर्चेंट बैंकर से, या फिर CA से, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से, जो कि रजिस्टर्ड होगा किसके साथ, सभी के साथ। So we are done with that. We will be doing investment by NRI in the next video. Stay tuned.